बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स सिंध बोर्ड चैप्टर 14 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और आज है इसका लेक्चर 2। इसमें हम करेंगे पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स, और हम 2001 का न्यूमेरिकल करेंगे, और वो जिस टॉपिक का न्यूमेरिकल है उसकी हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, यानी उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे ताकि वो न्यूमेरिकल हमें समझ में आ जाए, और उस टॉपिक का फिर कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें देखें, पहली चीज़ क्या है, हम देखेंगे व्हाट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, डेफिनेशन तो इसकी ये है, इट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड वेक्टर एरिया। मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी एक ख़ास शेप होती है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, या तो वो सर्कुलर होती है, और अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है तो इस तरह से पैरेलल लाइंस होती हैं जो मैंने रेड कलर की बनाई हैं। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी स्ट्रेंथ है बी। ठीक है, बी से मैंने रिप्रेजेंट किया है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने कोई चीज़ रखी है जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस पास हो सकती हैं, और इस ठीक है ऑब्जेक्ट का एरिया है ए। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का क्या एरिया है, ठीक है ए एरिया है। तो अब मैंने इसको किस तरह से रखा है, ठीक है इस ऑब्जेक्ट को, इस चीज़ को हॉरिजॉन्टल रखा है। तो हम ये देखते हैं कि जब हम इसमें से कितनी लाइंस मैग्नेटिक फील्ड की पास हो रही हैं, तो अगर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एरिया रखा जाता है, ठीक है इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है तो उसमें से मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस पास होती हैं। अच्छा, मैंने मैग्नेटिक फील्ड ये बनाई है, उसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ डायरेक्शन है। इसका मतलब है कि यहाँ पर नॉर्थ होगा और इस साइड पर क्या होगा, साउथ होगा। तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही है। तो अब एरिया जो है यहाँ पर हम लेते हैं वेक्टर एरिया। ठीक है, यानी इसको वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं। तो जब वेक्टर लेते हैं तो एरिया की डायरेक्शन होगी। तो एरिया की क्या डायरेक्शन होती है, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका एरिया है, तो एरिया हम कैलकुलेट तो कर सकते हैं कि इसकी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मालूम हो जाएगा इसका एरिया क्या है। लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन के लिए हम उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यानी अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल रखी है या जैसे भी रखी है, आप उसके ऊपर एक कोई चीज़ खड़ी कर दें, पेंसिल वगैरह कोई खड़ी कर दें बिल्कुल सीधी, तो वो डायरेक्शन बताएगी एरिया की। ठीक है, लेकिन एरिया की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होती है। ठीक है, इनवर्ड नहीं होगी, यानी ऐसा नहीं होगा कि इस तरह से, ठीक है इनटू द, ठीक है ऑब्जेक्ट इसकी डायरेक्शन हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हमेशा कैसी डायरेक्शन होगी इसकी, आउटवर्ड नॉर्मल, यानी कि परपेंडिकुलर होगी और आउटवर्ड होगी। तो एरिया की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होती है। अब देखें, एरिया तो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन इसकी डायरेक्शन किस तरह है, इसकी डायरेक्शन इस तरह से परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम ये देखते हैं कि ये जो एरिया है उसमें से जितनी नंबर ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं, वो डिपेंड करती हैं कि हमने एरिया किस तरह रखा है। अगर इस तरह रखेंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन पास होंगी, और अगर इस तरह हम रखेंगे, यानी कि हम इसे खड़ा कर देंगे कि हम इनको वर्टिकल हमने एरिया रखा है, तो इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन पास होंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 2 पास हो रही हैं, और यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो 4 पास हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरह जब एरिया होता है तो ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन पास होती हैं। यानी कि अगर एरिया है और उसको हम, ठीक है उसको हम रोटेट करें, उसकी डायरेक्शन चेंज करें, तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन उसमें से नंबर ऑफ जो लाइन पास होंगी वो चेंज होंगी। ठीक है, यानी चेंज होती जाएंगी। इस डायरेक्शन में कुछ और है, किसी और डायरेक्शन में कुछ और नंबर ऑफ लाइन पास होंगी, और इसमें कुछ और नंबर ऑफ लाइन पास होंगी। तो यहाँ आपको मिनिमम और मैक्सिमम वाला केस बताया है। अब मैक्सिमम जित नंबर ऑफ लाइन जो पास हो रही हैं उसमें अगर हम देखें
तो एरिया जो है उसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, चीज़ वर्टिकल रखी है लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, एरिया की डायरेक्शन इस तरह से। और इस वक्त एरिया और ये जो बी है ये क्या है, ये पैरेलल हैं। और पैरेलल का मतलब होता है कि इसमें एंगल जो बन रहा है किसमें, बी और ए के बिटवीन, ये क्या है, थीटा 0 है। ठीक है, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके बिटवीन एंगल 0 होता है। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस एरिया में से उस वक्त पास होंगी जब थीटा 0 होगा। थीटा 0 पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी किसकी, नंबर ऑफ लाइंस की। ठीक है, और मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कब मिलेंगी, जब एरिया जो है, एरिया की डायरेक्शन ये है और बी की डायरेक्शन ये है, तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब थीटा 90 होगा उस वक्त क्या होगा, वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये नंबर ऑफ लाइन जो है इनमें से मिनिमम पास हो रही होंगी। अब ये जो नंबर ऑफ लाइन पास होती हैं किसी एरिया में से, इससे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी एरिया। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस जो हैं, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, जैसे हम कह रहे हैं नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया, ये किन पे डिपेंड कर रही है, एक डिपेंड कर रही है कि एरिया आपका कितना है। एरिया बड़ा होगा तो उसमें से ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन पास होंगी, एरिया छोटा होगा तो उसमें से कम नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी। ठीक है, यानी अगर मैं जो है, ठीक है, छोटा एरिया ले लेती हूँ, इस तरह से छोटा एरिया अगर हम ड्रॉ करते हैं उसमें से कम नंबर ऑफ लाइन पास होंगी। ठीक है, यानी एरिया ज़्यादा तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। दूसरा हम देखते हैं कि बी पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो बी है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस पर डिपेंड करता है। अगर बी ज़्यादा होगा यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन पास होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जब स्ट्रॉन्ग होती है तो वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन से। इसका मतलब है कि मैं, ठीक है, और ड्रॉ कर लेती हूँ, एक इधर भी लाइन होगी, इधर भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। ठीक है, तो पहले जिस एरिया में से 4 लाइन पास हो रही थी, अब कितनी हो रही हैं, 1 2 3 4, यानी 8 लाइंस पास हो रही हैं। तो क्या हो गया, इसमें से नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा पास हो रही हैं उसी एरिया में से अगर बी इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, ये जो बी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है। तो बी इंक्रीज़ होने से भी, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ होता है, एरिया इंक्रीज़ होने से भी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ होता है। और एरिया किस डायरेक्शन में रखा है, क्या एंगल है बिटवीन बी एंड ए, उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ठीक है, अब कॉस हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर 0 एंगल पर, ठीक है, हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिल रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, और कॉस जो है हमें 0 पर मैक्सिमम वैल्यू देता है, यानी थीटा हम 0 रखेंगे तो कॉस 0 हो जाएगा और कॉस 0 हमें 1 देगा एंड 1 इज़ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और यहाँ 90 डिग्री पर आप देखें क्या है, मिनिमम फ्लक्स है, तो यहाँ पे अगर आप 90 रखेंगे, कॉस 90 आपको क्या देगा, 0 देगा और मिनिमम फ्लक्स आ जाएगा आपके पास 0। ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स कितना आएगा, बी ए। ठीक है, और मिनिमम फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमने देखा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी एरिया, ये फॉर्मूला होता है इसका, बी डॉट ए। ठीक है, बी ए कॉस थीटा, और मैक्सिमम होगा तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, कॉस 0 1 हो जाएगा, ये होगा मैक्सिमम फ्लक्स। अब मैक्सिमम फ्लक्स से जब हम बी का फॉर्मूला बनाते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है फाई अपॉन ए। ठीक है, फाई इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, फाई अपॉन ए, यानी बी जो है उसका एक और फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है और इसकी एक और डेफिनेशन आ रही है, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, यानी कि इसके हिसाब से आप इसका एक जो नाम बन जाएगा एक और, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स
डेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी बी का एक और नाम हमें पता चल रहा है यहाँ पर कि इसको हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, और इसके हिसाब से यूनिट देखें क्या बनेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, ठीक है, WB। ठीक है, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो बी का यूनिट बन जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट बन जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हम पहले भी देख चुके हैं इसका कि बी का यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसी को हम जब शॉर्ट एक नाम देते हैं वो होता है टेस्ला। तो चाहे तो हम वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखें और चाहे हम टेस्ला लिख दें। ठीक है, तो ये इसका हमें यहाँ से यूनिट पता चल गया। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, साइंटिस्ट ने पहले ये देखा था कि अगर किसी वायर में से करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि क्या इसका रिवर्स इफेक्ट पॉसिबल है, यानी अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है तो उससे क्या करंट प्रोड्यूस हो सकता है। तो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें यानी इंक्रीज या डिक्रीज करें तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, इस फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो फिनोमिना ये प्रोसेस क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो करंट प्रोड्यूस होगा, फ्लो करेगा सर्किट में, उसे हम कहेंगे इंड्यूस करंट। और जो इसके अंदर वोल्टेज आएगा, ज़ाहिर बात है करंट है तो इसका मतलब है यहाँ पर एक वोल्टेज भी प्रोड्यूस हो गया है, उस वोल्टेज को हम कहते हैं इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड कई तरह से चेंज की जा सकती है इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस करने के लिए या इस करंट को इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करने के लिए। पहला देखिए क्या मेथड है कि एक मैग्नेट है और यहाँ पर ये देखिए नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और एक कॉइल है और ये पूरा एक कंप्लीट सर्किट है, क्लोज सर्किट है। ठीक है, अब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। हमें पता है कि जो मैग्नेट है उसके करीब में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है और दूर जो होता है वो वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, तो अगर कॉइल करीब होगा इस मैग्नेट के तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में होगा, अगर कॉइल दूर होगा तो वो वीक मैग्नेटिक फील्ड में होगा। ठीक है, तो अगर हम वीक और स्ट्रॉन्ग करेंगे तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। तो बाय मूविंग दिस मैग्नेट वी कैन चेंज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर हम इसको दूर लेके जाएंगे मैग्नेट को यानी अवे फ्रॉम दिस कॉइल तो क्या होगा, इस सर्किट के अराउंड यानी जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो क्या होगी, वीक होगी। और अगर हम करीब लेके आएंगे तो क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा। सही है, अब अगर मैं इसको करीब लेके आ रही हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही हूँ। ठीक है, यानी कि एक वीक से स्ट्रॉन्ग हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके अंदर करंट फ्लो होगा। अब इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा, जो इंड्यूस करंट होगा, उसकी क्या डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन जो है एक साइंटिस्ट थे लेंस, उन्होंने बताया, उसका एक लॉ है लेंज़ेस लॉ, वो बताते हैं इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। और ये लॉ बताता है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन वो होती है, यानी ऐसी होगी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कि जिस चीज़ की वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ है उसको अपोज करेगा, यानी उसको, ठीक है, उसके ऑपोजिट जाएगा वो। ठीक है, यानी अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो उसको डिक्रीज करेगा और अगर डिक्रीज हो रही है तो उसको इंक्रीज करेगा। ठीक है, यानी अब अगर मैं मैग्नेट यहाँ करीब लेके आ रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ और यहाँ पर ये क्या है, साउथ पोल है और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो रही है, यानी कॉइल किस में आ गया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में। तो अब करंट जो है ऐसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा।
उस डिक्रीज करने का मेथड क्या होगा कि जो कॉइल है, ठीक है, वहाँ पर इस साइड पर ये साउथ पोल जनरेट होगा और यहाँ पर नॉर्थ पोल जनरेट होगा। ठीक है, अब साउथ और साउथ क्या करते हैं? ठीक है, साउथ और साउथ जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो साउथ और साउथ जब रिपेल करेंगे तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे को मैग्नेटिक फील्ड को कम करने की कोशिश कर रहे हैं या वीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो करंट ऐसी डायरेक्शन में होगा कि उसने उसको अपोज किया है, जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है। अब जहाँ साउथ पोल होता है, देखिए वहाँ क्या होता है, ये मैंने फिगर बनाई है, एस लिखें और इनके दोनों एंड पर एरो बना दें। यानी जहाँ साउथ पोल है वहाँ पर, ठीक है, एरो की डायरेक्शन में देखिए मूव करें, ये क्लॉकवाइज है। जहाँ साउथ पोल होगा वहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। और ये देखें एन बनाएं और यहाँ पर एरो बना दें। अब ये देखें एरो की डायरेक्शन में मूव करें, ये एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब है जहाँ नॉर्थ पोल होगा वहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, साउथ पोल बन रहा है। क्यों साउथ पोल बन रहा है? क्योंकि, ठीक है, उसे फील्ड को वीक करना है। क्यों वीक करना है? क्योंकि हमने फील्ड को स्ट्रॉन्ग किया है। अब अगर यहाँ साउथ पोल प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट होगा, और क्लॉकवाइज का मतलब है ऐसे, ठीक है, ये क्लॉकवाइज करंट है। तो इस तरह से करंट फ्लो करेगा कॉइल में, ठीक है, और फिर इस तरह से यहाँ आएगा, यानी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये डायरेक्शन होगी। यहाँ से हमें क्लॉकवाइज नज़र आएगा, और यहाँ से अगर हम खड़े होकर देखेंगे, ठीक है, तो आपको क्या नज़र आएगा? आपको यूँ करके देखेंगे ना आपको, तो आपको क्या नज़र आएगा? इस साइड से अगर आप देखेंगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट नज़र आएगा। इसका मतलब है यहाँ पर नॉर्थ पोल बन रहा है और यहाँ पर साउथ पोल बन रहा है। ठीक है, जब इस मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड को वीक कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर कौन सा पोल जनरेट होगा? ठीक है, फिर यहाँ पर नॉर्थ पोल जनरेट होगा और यहाँ पर साउथ होगा। ठीक है, जब हम दूर लेके जाएंगे, ठीक है, जब हम दूर लेके जाएंगे मैग्नेट को, तो मैग्नेटिक फील्ड हम वीक कर रहे हैं। अब ऐसा पोल जनरेट होगा जो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करेगा, यानी कि उसका उल्टा करना है इसको। तो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसका ऑपोजिट पोल जनरेट होगा, यानी नॉर्थ पोल जनरेट होगा। और जब नॉर्थ पोल जनरेट होगा तो यहाँ पर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पे साउथ पोल और यहाँ पे नॉर्थ पोल। और जब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, यानी ऐसे, तो फिर ये करंट इस तरह से आएगा, इस तरह ये डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से करंट फ्लो करके और ये डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी चेंज होती है, यानी अगर हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ मैग्नेट की, मोशन ऑफ मैग्नेट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होती है। अब इसमें जो करंट आ रहा है वो डिपेंड किस किस पे कर रहा है? एक तो ये कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसको कितना फास्ट हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है ये। ठीक है, जितना हम फास्ट मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें सर्किट में वोल्टेज आ जाएगा और उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, जितना फास्ट मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, यानी आगे लेके जाएंगे, पीछे आगे, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने की, उतना ज़्यादा अमाउंट में वोल्टेज इंड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा होगा और फिर इंड्यूस करंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट सर्किट में आ जाता है, और उसकी जो डायरेक्शन है करंट की वो कैसी होती है कि वो उस चीज़ को अपोज करती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और मेथड देख लेते हैं किस किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज कर सकते हैं।
एक मेथड ये है कि आपके पास एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बनाई हैं। ये हमने एक कॉइल लिया है, रेक्टेंगुलर कॉइल, और इसको हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो इस कॉइल में से जो जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं वो कम ज़्यादा होंगी। जैसे हमने अभी देखा था कि अगर एरिया को हमने हॉरिजॉन्टल रखा है तो उसमें से कम नंबर ऑफ लाइन पास हो रही हैं, एरिया को हमने वर्टिकल रखा है उसमें से ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन पास हो रही हैं। तो जब हम रोटेट करेंगे तो उसमें से नंबर ऑफ लाइन जो पास होंगी, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स वो चेंज होगा। उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स अगर किसी कॉइल के थ्रू चेंज होगा तो फिर उस कॉइल में एक वोल्टेज आ जाएगा और करंट फ्लो करने लगेगा, यानी इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा और इसमें, ठीक है, करंट फ्लो करेगा, इंड्यूस करंट आ जाएगा। ठीक है, एक मेथड ये है कॉइल को रोटेट करना। अब देखें लास्ट मेथड है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, कि हमारे पास दो कॉइल है। एक कॉइल जो है इसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल और एक होता है सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल वो होता है जिसमें बैटरी लगाई है और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब है ऐसी रेजिस्टेंस जिसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी ये वेरिएबल रेजिस्टर है, ये आप समझ लें रियोस्टेट है। और दूसरा जो कॉइल है इसमें बैटरी नहीं लगी है और यहाँ पे हमने कोई करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट लगाया है, यानी गैल्वेनोमीटर या एमीटर है। अब होता क्या है कि हम इस कॉइल में, जो प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, इसमें हम रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं और उसकी वजह से इस कॉइल में जो करंट फ्लो करता है वो चेंज होता है। यानी जब हम रेजिस्टेंस कम करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और जब रेजिस्टेंस ज़्यादा करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हम करंट को चेंज कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जब भी सर्किट में से करंट फ्लो करता है उसके अराउंड क्या होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, जब इसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें क्या हो रही है, इसके अंदर भी और इसके अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और रेजिस्टेंस चेंज करने से क्या हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, और करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। ठीक है, करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगी, यानी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, ये हम देख चुके हैं कि वायर में से जब करंट फ्लो करता है, मैंने आपको बताया था कि अगर हमने करंट इंक्रीज़ करेंगे तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब ये दूसरा कॉइल जो है वो इसके करीब है, जब इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, ठीक है, तो वो उसका इफेक्ट इसके ऊपर भी आएगा। ये बहुत इसके क्लोज होता है, अभी हमने दूर रखा है लेकिन बहुत इसके क्लोज होता है। तो जहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कम हो रही है तो इसके अराउंड भी कम हो रही है, और अगर ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पे भी ज़्यादा हो रही है। तो ये सेकेंडरी कॉइल है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इसके अंदर एक वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा, और इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा इस कॉइल में। और उसकी डायरेक्शन, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस बताया, कि उस लिहाज से होगी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड वीक हो रही है तो इसको स्ट्रांग बनाना है, और अगर स्ट्रांग हो रही है तो उसको वीक बनाना है। उसके लिहाज से यहाँ पर, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, और इसके हिसाब से नॉर्थ पोल या साउथ पोल जनरेट होगा। तो अब सेकेंडरी कॉइल में क्या हो गया, इंड्यूस ईएमएफ आ गया। ठीक है, किस वजह से, प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होने से। तो ये भी एक मेथड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, और इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। यानी म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल होते हैं, ठीक है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से जो नियर बाय कॉइल होता है, सेकेंडरी कॉइल होता है, उसमें
एक इंड्यूस ईएमएफ आता है, ठीक है, और इंड्यूस करंट फ्लो करने लगता है। ठीक है, ये फिनोमिना हो गया म्यूचुअल इंडक्शन। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं और इसका हमारा न्यूमेरिकल है। ठीक है, यहाँ पर फैराडेज लॉ देख लेते हैं, क्योंकि जब हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन का तो हमें इसकी फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। फैराडेज लॉ जो है वो किसका है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अभी जो हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, बस यही हमने पॉइंट्स में लिखा है और यही लॉ है। फैराडे का देखें फर्स्ट पॉइंट क्या है लॉ का, कि एन ईएमएफ इज इंड्यूस इन अ सर्किट व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट चेंजेस विद टाइम। यानी कि जब किसी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी टाइम के साथ, तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है, इंड्यूस हो जाएगा, वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा उस सर्किट में। ठीक है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट होगी, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, इंड्यूस ईएमएफ 0 होगा। ये होता है फर्स्ट पॉइंट फैराडेज लॉ का। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, इसको हम इससे डिनोट करते हैं, इस सिंबल से। ठीक है, एप्सिलॉन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कि किस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना फास्ट हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे, उतना ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ आएगा, उतना ज़्यादा उसमें करंट होगा। अब इसको हम चेंज करते हैं इक्वल के साइन में, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट है यहाँ पे एन। एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, और माइनस साइन होता है ड्यू टू लेंज़ेस लॉ। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब है उसको ऑपोज करता है, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए हम माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एन नंबर ऑफ टर्न्स, और ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये फॉर्मूला बनता है फैराडे लॉ का। अब म्यूचुअल इंडक्शन में हमने क्या देखा कि दो कॉइल हैं, प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रहा है। ठीक है, प्राइमरी कॉइल के करंट को हम IP से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो करंट चेंज हो रहा है उसको हम डेल्टा IP से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन करंट, और टाइम से डिवाइड किया तो इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो जितना फास्ट हम करंट चेंज करेंगे, उतना ज़्यादा अमाउंट में इंड्यूस ईएमएफ आएगा सेकेंडरी कॉइल में। यह है इंड्यूस ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल डिपेंड कर रहा है कि प्राइमरी कॉइल में करंट कितना तेज़ी से चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब हम इसको इक्वल के साइन में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट आता है M। ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो कि आपको कैलकुलेट करना होता है न्यूमेरिकल में। माइनस साइन ड्यू टू लेंज़ेस लॉ। ठीक है, यानी इंड्यूस ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी, जो पोलैरिटी होगी, प्लस माइनस, ठीक है, वो ऐसी होगी कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो जिस कॉज की वजह से प्रोड्यूस होगा उसको अपोज करेगा। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो ये फॉर्मूला बनता है हमारा इंड्यूस ईएमएफ का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब M का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, ये हमारा, इसको अगर हम अरेंज करें तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, ठीक है, डेल्टा IP अपॉन डेल्टा T। यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो है रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, और इसका यूनिट होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का हेनरी। ठीक है, कैपिटल H से भी हम डिनोट करते हैं ये।
अब यहाँ पे देखें, एक हमारे पास फॉर्मूला ये आता है इंड्यूस ईएमएफ का, और दूसरा फॉर्मूला जो है हमारे पास ये है। ठीक है, यानी कि हमारे पास, ठीक है, ये फॉर्मूला भी हम म्यूचुअल इंडक्शन में यूज़ कर सकते हैं कि सेकेंडरी कॉइल में कितना, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है। ठीक है, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, ये नंबर ऑफ टर्न्स होंगी सेकेंडरी कॉइल की, और ये होगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, और ये होगा टाइम। अब इन दोनों फॉर्मूलों को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे देखिए माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, और एम का फॉर्मूला हम जब बनाएंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा NS डेल्टा फाई S अपॉन डेल्टा आई की। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये प्रॉब्लम में गिवन है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, चेंज इन करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, और वरना हम, ठीक है, ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें इंड्यूस ईएमएफ दिया हुआ है सेकेंडरी कॉइल का और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दिया हुआ है प्राइमरी कॉइल का, तो हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं एम कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, इससे आगे हमारे पास होता है सेल्फ इंडक्शन। अब देखिए सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है कि अगर मेरे पास सिर्फ एक कॉइल है, ठीक है, एक कॉइल का मतलब है कि आपके पास दूसरा कॉइल नहीं है, ठीक है, आपके पास सिर्फ एक कॉइल है। तो अगर एक कॉइल है, उसमें बैटरी लगी है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और मैं रेजिस्टेंस चेंज कर रही हूँ, करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है उसकी वजह से इसके अंदर भी तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा। इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा और इसके अंदर इंड्यूस करंट होगा, फ्लो करेगा, इस फिनोमेना को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। यानी सेल्फ का मतलब है हमारे अंदर ही। तो अगर जिस कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, जिस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, अगर उसके अंदर ही इंड्यूस करंट आ रहा है, इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, ठीक है, तो वो प्रोसेस हो जाएगा सेल्फ इंडक्शन, और उसमें हमारे पास जो कांस्टेंट आएगा वो होगा सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो इसी के रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला हमें ये बन जाएगा, दूसरा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ हम बनाएंगे। ठीक है, यानी कि फिर इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स आएंगी और इसी का रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। अब अगर एक ही कॉइल की बात हो रही है, यानी सेल्फ इंडक्शन की बात हो रही है, तो फिर उसमें कोई प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल नहीं होगा। ठीक है, उसमें यानी कि P और S नहीं होगा। ठीक है, विदाउट P एंड S हम फार्मूला लिखेंगे। तो सेल्फ इंडक्शन में देखें क्या होता है कि इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल, और यहाँ पे इसको मैंने चेंज किया इक्वल के साइन में, ये माइनस साइन है ड्यू टू लेंज़ेस लॉ, ये कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, जिसे हम कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकल में। तो एक फार्मूला ये बन जाता है हमारा एल का, कि अगर हमें इंड्यूस ईएमएफ गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट गिवन है, तो हम यहाँ से एल कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर दूसरा कैसे फार्मूला बनता है, यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं फैराडे लॉ। फैराडे लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है और इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। एन इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, और एल का फॉर्मूला बन जाएगा एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आई। एन होगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल। यहाँ से भी एल कैलकुलेट कर सकते हैं। एल का यूनिट भी क्या होता है, हेनरी होता है। अब आप देखें कि न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है 2001 में, व्हाट विल बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स व्हेन द
change of current of 3 ampere in one coil produces change of flux 6 exponent minus 4 Weber in the second coil having 2000 turns। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब है दो कॉइल हैं, एक प्राइमरी कॉइल है, एक सेकेंडरी कॉइल है। करंट चेंज होता है प्राइमरी कॉइल में और फ्लक्स जो हम ले रहे होते हैं चेंज ऑफ फ्लक्स वो होता है सेकेंडरी कॉइल में। तो यहाँ पे जो करंट चेंज हो रहा है 3 एम्पियर हो रहा है। ठीक है, तो ये होगा हमारा प्राइमरी कॉइल का करंट, चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा आई पी से। ठीक है, डेल्टा आई पी प्राइमरी कॉइल में कितना करंट चेंज हो रहा है 3 एम्पियर। कैलकुलेट करना है हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस एम। ठीक है, फ्लक्स चेंज हो रहा है सेकंड कॉइल में यानी सेकेंडरी कॉइल में, दूसरा कॉइल है इसका मतलब है सेकेंडरी होगा। तो ये चेंज ऑफ फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं डेल्टा फाई, और ये सेकेंडरी कॉइल का इसलिए हम लिखेंगे डेल्टा फाई एस। 6 एक्सपोनेंट माइनस 4 इसका यूनिट होता है वेबर। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। और दूसरे कॉइल की जो टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स वो है 2000। तो है नंबर ऑफ टर्न्स एन एस। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल 2000। ठीक है, अब यहाँ पे डाटा के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो हमने दो फार्मूले को कंपेयर करके ड्राइव किया था। तो ये था हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला एन एस डेल फाई एस डिवाइडेड बाय डेल आई पी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है सेकेंडरी कॉइल में 2000, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल 6 एक्सपोनेंट माइनस 4, चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, 3 एम्पियर। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, इससे डिवाइड करें 3 से, आंसर आएगा 0.4। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना था, इसका यूनिट होता है हेनरी। तो इस लेक्चर में हमने एक ही न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, लेकिन हमने 2-3 चीज़ें देख ली हैं। तो आगे जब हम इसके न्यूमेरिकल आएंगे हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस के और सेल्फ इंडक्टेंस के, तो अब हमें दोबारा टॉपिक को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट जो है। ठीक है, मैं आपको फार्मूला लिख के बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या डाटा गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, फिर हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।